हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और साथ के साथ में मेरे मित्रों वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी चैनल पर। और कैसे हो सब लोग आप? राम राम मेरे दोस्तों, सबको राम राम। और उम्मीद करता हूँ ऊपर वाले से कि आप बढ़िया होंगे, तैयारी भी आपकी चल रही होगी। और जैसा कि आपको विदित है, यूजीसी नेट जेआरएफ की डेट फिर वापस से एक्सटेंड हो गई है। फॉर्म बढ़वाने की जो डेट है वो और बढ़ा दी गई है। तो लग नहीं रहा कि एग्ज़ाम आपका हो पाएगा। एग्ज़ाम लेट होगा, बढ़िया है, मौका है आपको, बढ़िया आपको तैयारी करनी है। अच्छे से पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों को बेहतरीन तरीके से तैयार करो। आप मौका है, बढ़िया है, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो यूं ही दोस्तों। और मित्रों, अपन बात कर रहे थे, आज आपका जो टॉपिक है वो लेंगे अपन सतत विकास के बारे में अपन चर्चाएं करेंगे। सतत विकास क्या होता है और इसके बारे में क्या क्या उपलब्धियां हैं दोस्तों। यहाँ से आपके करंट के क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी आपको करना है। और मित्रों, शाम को जो 5 बजे लाइव क्लास होती है, फ्री स्पेशल क्लास, वो टेस्ट पेपर का यूनिट 9 का ही चल रहा है, तो वो टेस्ट पेपर भी आप अटेंड करें। वो अनअकैडमी पे फ्री क्लास है, आपका कोई चार्ज नहीं है। तो अनअकैडमी पे आप जाके कैसे आपको करना है, तो अनअकैडमी एक लर्निंग ऐप आती है, उसको आप डाउनलोड कर लो दोस्तों। डाउनलोड करके सेलेक्ट यूर गोल में नाटा यूजीसी नेट भरो और वहाँ पे मेरे नाम से सर्च करो राजेंद्र शर्मा, और मेरी प्रोफाइल है उसको फॉलो कर लो आप। तो वहाँ से आपको फ्री लाइव टेस्ट की सुविधा मिलेगी जो रोज़ 5 बजे होती है। मित्रों, आज आपका जो टॉपिक है अच्छा टॉपिक है, इस टॉपिक की अपन बात करेंगे। और ये टॉपिक आपका है सतत विकास। सतत विकास के बारे में अपन देखेंगे कि सतत विकास होता क्या है, और सतत विकास जो वर्ड है ये सबसे पहले कहाँ से उत्पन्न होकर आया है, किसने ये सतत विकास शब्द दिया है। सतत विकास में एजेंडा 21 क्या है, इसकी गोल्स 17 क्या है, 17 बिंदु जो बाद में जोड़े गए थे वो कौन से हैं, और कौन से समिट में इनकी समीक्षा के लिए बात की गई थी। इन सब की विस्तृत पूर्वक अपन चर्चा करेंगे और मैं इसको आपको बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करना। जो टॉपिक है अपना वो है सतत विकास। सतत विकास। अब इसमें आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको नेट के एग्जाम में क्वेश्चन ठीक करने हैं। सतत विकास, तो सबसे पहले अपन बात करें आपसे कि ये सतत विकास शब्द जो है, सतत विकास जो शब्द है मित्रों, ये शब्द किसने दिया, कहाँ से आया ये। तो याद रखना, ये शब्द आपका 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट से आया। कमीशन रिपोर्ट से आया आपके पास में। रिपोर्ट में प्रयोग किया गया था, प्रयोग किया गया था। तो याद रखना है, आपसे कोई पूछे भाई ये सतत विकास शब्द कहाँ से आया है, तो आपको याद रखना ये पहली बार 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट में प्रयोग किया गया था। वहीं से हमने सतत विकास को क्या किया है, ग्रहण किया है। ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट में ये एक कहा गया था हमारा साझा भविष्य, और यदि हमारे साझा भविष्य को आप सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इसके लिए हमको सतत विकास करना होगा। ब्रंटलैंड रिपोर्ट कमीशन की अगर मैं थोड़ी सी चर्चा कर लूँ तो इसका एक ध्येय था हमारा साझा भविष्य। हमारा यानी कि हम सबका, हमारा साझा भविष्य, हमारा साझा भविष्य। और मित्रों, इस साझा भविष्य की अगर मैं बात करूं तो इसमें यह कहा गया था कि यदि इसकी सुरक्षा करनी है, यदि आपको इसकी क्या करनी है, सुरक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सतत विकास को अपनाना पड़ेगा। सतत विकास को अपनाना पड़ेगा। ये बात आपके ब्रंटलैंड कमीशन की है, ये आपको ध्यान रखना है। सतत विकास को अपनाना पड़ेगा, को अपनाना
अपनाना पड़ेगा। मित्रों, ब्रंटलैंड कमीशन में भविष्य की चिंता को जाहिर करते ये कहा कि यदि हमारे साझा भविष्य को आप सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इसके लिए हमको सतत विकास को अपनाना पड़ेगा। तो याद रखना है, सतत विकास शब्द 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट में प्रयोग किया गया था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आपसे एग्जाम में यहाँ से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि सतत विकास शब्द का प्रयोग पहली बार किसमें हुआ, तो आपका जवाब होना चाहिए ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट में। कब की है? 1987 की। ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट में क्या था? ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट की लंबी चौड़ी रामायण को छोड़कर शॉर्ट एंड स्वीट में समझना। ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट में ये कहा गया था कि हमारा साझा भविष्य, यदि हमारा जो साझा भविष्य है आपको इसकी सुरक्षा करनी है, आने वाले समय की सुरक्षा करनी है, तो आपको सतत विकास को अपनाना ही पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब साहब, सतत विकास की परिभाषा क्या होती है? परिभाषा क्या है, होता क्या है सतत विकास? तो सतत विकास की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं मित्रों, तो सतत विकास का तात्पर्य होता है कि वर्तमान जो पीढ़ी है, जिस पीढ़ी में आप जी रहे हो, वर्तमान जो पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी जो आप जी रहे हो, ठीक है ना। जैसे वर्तमान पीढ़ी के मतलब, जैसे मैं बात करूं आप, अभी हम सब लोग वर्तमान पीढ़ी में हैं, ठीक है। तो वर्तमान पीढ़ी संसाधनों का, वर्तमान पीढ़ी संसाधनों का उपभोग, वर्तमान पीढ़ी संसाधनों का उपभोग, और उपभोग का मतलब होता है काम में लेना। उपभोग का मतलब क्या होता है? काम में लेना। सिंपल भाषा में समझना भाई, काम में लेना। तो मित्रों, वर्तमान पीढ़ी संसाधनों का उपभोग इस प्रकार करे, इस प्रकार करे, इस प्रकार करे कि आने वाली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी का मतलब मैंने यहाँ पे बताया वर्तमान पीढ़ी। आप आने वाली पीढ़ी यानी कि आपके पोता पोते, आपके पोते पोती, आप सब जानते होंगे, पोता पोती, तुम दादा बन गए मान लो, ठीक है। तो वर्तमान पीढ़ी संसाधनों का उपभोग इस प्रकार करे कि आने वाली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी भी उनका उपभोग कर सके, आने वाली पीढ़ी भी उनका क्या कर सके? उपभोग कर सके, कर सके। आने वाली पीढ़ी भी उनका क्या कर सके? उपभोग कर सके। आने वाली पीढ़ी भी उनको काम में ले सके। अर्थात ऐसा नहीं है कि आज साहब एक कोई भी उपभोग योग्य पदार्थ है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो खनिज संसाधन हो, चाहे वो ऊर्जा संसाधन हो, ऐसा नहीं है कि साहब आपने ही उनका सिलटाड़ा कर दिया, आने वाली पीढ़ी के लिए आपने कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूं कि जो चीनी होती है, आपने सोचा कि इस चीनी का उपभोग हम कर लेते हैं, आने वाली पीढ़ी गुड़ का उपयोग कर लेगी। आपने चीनी को पूरी को नष्ट कर दिया और आने वाली पीढ़ी के लिए चीनी नहीं बची कि वो तो गुड़ का प्रयोग करके काम चला लेगी। तो भैया ऐसा नहीं है, आप उपभोग करो तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ चीज़ें आपको उपभोग के लिए छोड़नी पड़ेंगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपने मकान बनाया और मकान का आपने उपभोग किया और बोला कि अब मैं इसको डिस्ट्रॉय करता हूँ, आने वाली पीढ़ी अपना नया मकान खुद बना लेगी, अपना जीवन यापन खुद कर लेगी। तो ऐसा नहीं है। प्रकृति में जितने भी संसाधन आपको उपलब्ध कराए हैं, प्रकृति ने जितने भी संसाधन आपको उपभोग के लिए उपलब्ध कराए हैं, उन पर आपका भी उतना ही अधिकार है जितना भविष्य की पीढ़ी का है या आने वाली पीढ़ी का है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, जैसे जल,
एग्जाम्पल के लिए मैं जैसे बात करूं जल, तो आपको जल का उपयोग इस प्रकार से करना है कि आने वाली पीढ़ी को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो। जैसे खनिज संसाधनों में जीवाश्म खनिज, तो आपको जैसे जीवाश्म खनिज की बात करूं मैं, तेल है, गैस है, कोयला है, तो आपको इस प्रकार से उपभोग करना है कि आने वाली पीढ़ी को भी उससे नुकसान न हो। जैसे साहब अब पेट्रोल डीजल है तो सारा कंज्यूम आप ही कर दोगे तो आने वाली पीढ़ी कहाँ से करेगी? तुम सोचो कि हम तो साहब कारों से चला के कारों को और पूरा पेट्रोल डीजल डिस्ट्रॉय करते हैं, आने वाली पीढ़ियाँ धक्का मार मार के चला लेंगी। तो ऐसे थोड़ी है। पेट्रोल डीजल गैस जो भी है इनका आपको इस प्रकार से उपयोग करना है कि आने वाली पीढ़ी को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो। तो समझ में आ गया होगा। तो परिभाषा मैंने बताई आपको कि वर्तमान पीढ़ी संसाधनों का उपभोग इस प्रकार से करे कि आने वाली पीढ़ी भी उनका उपभोग कर सके। अर्थात सिंपल भाषा में समझना, अर्थात वर्तमान पीढ़ी उपभोग इस प्रकार से करे कि आने वाली पीढ़ी को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो। अर्थात वर्तमान पीढ़ी उपभोग संसाधनों का इस प्रकार करे कि आने वाली पीढ़ी को किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो, यह आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी सतत विकास की परिभाषा हो गई। तो सतत विकास शब्द 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट में दिया गया था। ठीक है, याद रखना है। इसका मतलब हमारा साझा भविष्य ब्रंटलैंड कमीशन में कहा गया यदि साझा भविष्य को सुरक्षित रखना है तो आपको सतत विकास अपनाना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं दोस्तों सतत विकास के लिए सतत विकास पर बल। याद रखना, सतत विकास पर बल। सतत विकास पर बल दिया गया, याद रखना है, सतत विकास पर बल दिया पहली बार बल, तो याद रखना है पहली बार बल दिया गया 1992 में। याद रखना कब बल दिया गया? 1992 में, याद रखना है। और 1992 में कहाँ बल दिया गया? तो याद रखना पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन। और पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन का अन्य नाम, इसका अन्य नाम क्या है? इसको बोलेंगे रियो सम्मेलन। अन्य नाम क्या है इसका? इसको बोलेंगे रियो सम्मेलन। अन्य नाम है रियो सम्मेलन, याद रखना है, इसी का दूसरा नाम है रियो सम्मेलन। और रियो सम्मेलन की अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ हुआ था? पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ये हुआ था ब्राज़ील में। कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। और ये पूछे आपसे कि पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में कब हुआ, तो मैंने ऊपर लिख दिया 1992 में, 1992 में। और मित्रों याद रखना कौन सी खाड़ी पर हुआ था ये, तो ये खाड़ी भी आपसे पूछ लेता है। ये है खाड़ी यहाँ पे गुआनबारा की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? गुआनबारा की खाड़ी, गुआनबारा की खाड़ी।
गुआनबारा की खाड़ी। याद रखना है कौन सी खाड़ी है, गुआनबारा की खाड़ी। और इसमें इसका उद्देश्य क्या था, इस समिट का उद्देश्य क्या था, इस समिट का उद्देश्य क्या था? तो इसमें याद रखना सतत विकास के लिए, सतत विकास हेतु, याद रखना मेरे मित्रों, सतत विकास हेतु। एजेंडा 21, एजेंडा 21, एजेंडा 21 के लक्ष्य की बात कही गई थी, लक्ष्य की बात, या मैं ये बोल दूं एजेंडा 21 पर क्या दिया गया था, बल दिया गया था। एजेंडा 21 पर क्या दिया गया था, बल दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब एजेंडा 21 की बात करेंगे। एजेंडा 21 क्या है? पहली बात याद रखना, सतत विकास पर बल। पहली बार बल कब मिला? 1992 में। कहाँ पर? पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन। अब साहब आपके मन में आ रहा होगा गुरुजी पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है? इसको रियो सम्मेलन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में हुआ था। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में हुआ था, इसलिए इसको रियो सम्मेलन भी कहते हैं। कब हुआ था साहब? 1992 में हुआ था। कौन सी खाड़ी पर हुआ था ये? तो आपको याद रखना गुआनबारा की खाड़ी पर हुआ था। उद्देश्य क्या था? सतत विकास के लिए एजेंडा 21 पर बल देना। अब साहब यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिख दिया यहाँ पे, एजेंडा 21, एजेंडा 21। अब यहाँ एजेंडा 21 जो है, यहाँ एजेंडा 21 का तात्पर्य क्या है? एजेंडा 21 का तात्पर्य क्या है? तो मित्रों एजेंडा 21 का तात्पर्य है 21वीं सदी, 21वीं सदी। याद रखना है एजेंडा 21 का तात्पर्य क्या है? 21वीं सदी है। 21 का तात्पर्य है 21वीं सदी। और एजेंडा का मतलब क्या है? एजेंडा का मतलब क्या है मेरे मित्रों कि यहाँ पे हमारा भविष्य, हमारा भविष्य, हमारा भविष्य, हमारा साझा भविष्य, हमारा साझा भविष्य, हमारा साझा भविष्य, हमारा साझा भविष्य को आपको क्या रखना है? उसकी क्या करना है आपको? सुरक्षा। यदि आपको सुरक्षा करना है तो आपको मित्रों क्या करना पड़ेगा? आपको संसाधनों के उपभोग के लिए, संसाधनों के उपभोग के लिए, संसाधनों के उपभोग हेतु एक्शन प्लान तैयार करना पड़ेगा। क्या तैयार करना पड़ेगा? एक्शन प्लान तैयार करना पड़ेगा। एक्शन प्लान क्या करना पड़ेगा? तैयार करना पड़ेगा। समझ में है ना? संसाधनों के उपभोग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्शन प्लान तैयार करना पड़ेगा। और ये एक्शन प्लान ही आपका क्या है? एजेंडा है। क्या है? एजेंडा है। ठीक है। और एक्शन प्लान तैयार किसके लिए करना पड़ेगा आपको? 21वीं सदी के लिए। 21वीं सदी के लिए आपको ये एक्शन प्लान तैयार करना पड़ेगा। और यही बन गया आपका एजेंडा 21। यही क्या बन गया? आपका एजेंडा 21 बन गया है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर समझो आराम से साहब एजेंडा 21 क्या है? अरे भाई एजेंडा, आप अगर कोई भी काम करते हैं, अपने घर में काम करते हैं, कोई मीटिंग होती है तो मैं आपको बोलूं कि यार मेरी ज़रा साथ चलियो भाई, यहाँ तक एक मीटिंग में अपन को चल के आना है। तो आपने मेरे से पूछो कि सर कौन सी मीटिंग में चल के आना है? अरे यार यहाँ पे कोरोना की मीटिंग हो रही है। तो आप मुझे बोलो कि इस मीटिंग का सर एजेंडा क्या है, क्या लक्ष्य है इसका, क्या एजेंडा है इसका? तो वो एजेंडा सतत विकास का ये एजेंडा 21 है। 21 का मतलब है 21वीं सदी, और एजेंडा का मतलब है कि हमारा साझा भविष्य जो है, यदि आप इसको सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं तो संसाधनों के उपभोग हेतु आपको एक्शन प्लान तैयार करना पड़ेगा कि 21वीं सदी में संसाधनों का उपभोग कैसे होना चाहिए। और यही आपका एजेंडा 21 है।
याद रखना है। यही आपका क्या है, एजेंडा 21। 21 का मतलब होता है 21वीं सदी, और एजेंडा का मतलब होता है एक्शन प्लान तैयार करना। समझ में आया ना कि 21वीं सदी के लिए हम कौन कौन से संसाधनों के उपभोग को नियंत्रित करेंगे, कौन से संसाधनों के उपभोग को सीमितता प्रदान करेंगे, कौन से संसाधनों का अधिक उपयोग करेंगे, जिस संसाधन वर्तमान में संकटग्रस्त या संकटापन्न श्रेणी में आ रहा है उसके लिए हम कौन सा वैकल्पिक संसाधन उपभोग में लेंगे। समझ में आया ना। इस प्रकार का एक मास्टर प्लान तैयार किया गया था और उसी को हम जानते हैं एजेंडा 21। अब आपसे यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि सतत विकास के लिए एजेंडा 21, सतत विकास के लिए एजेंडा 21 की घोषणा कब की गई थी, एजेंडा 21 के लक्ष्य का निर्धारण कब किया गया था। तो आपको याद रखना है पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे यहाँ से प्रश्न पूछेगा मित्रों कि जो एजेंडा 21 है इस पर बल निम्न में से कौन से सम्मेलन में दिया गया था। तो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन में दिया गया था, जिसको हम रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, और ये कब हुआ था, 1992 में हुआ था, गुआनबारा की खाड़ी ब्राजील में। अब साहब आपसे पूछे कि एजेंडा 21 का तात्पर्य क्या है। तो एजेंडा 21 का तात्पर्य है 21वीं सदी का एक्शन प्लान तैयार करना। सिंपल भाषा में समझना कि एजेंडा 21 का तात्पर्य क्या है। एजेंडा 21 का तात्पर्य क्या है। तो अब तो सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया होगा। एजेंडा 21 का तात्पर्य है 21वीं सदी का मास्टर प्लान तैयार करना, ये एक्शन प्लान तैयार करना। 21वीं सदी का एक्शन प्लान तैयार करना, एक्शन प्लान तैयार करना, यही आपका एजेंडा 21 है। यही आपका क्या है, एजेंडा 21 है। क्या तैयार करना साहब, संसाधनों का उपयोग किस प्रकार किया जाए, कौन से संसाधनों को सीमितता प्रदान की जाए, कौन से संसाधनों को असीमितता प्रदान की जाए, जो संसाधन वर्तमान में समाप्ति के कगार पर है उनके लिए हम वैकल्पिक कौन से स्रोत को ढूंढे। इस प्रकार के एक एजेंडा तैयार किया गया। क्लियर है। अब साहब क्या होता है, ध्यान रखना है, सतत विकास की समीक्षा के लिए, सतत विकास की समीक्षा हेतु, अब आगे क्या होते हैं, समीक्षा हेतु, सतत विकास की समीक्षा हेतु पहले पृथ्वी सम्मेलन के ठीक 5 वर्ष बाद में पुनः एक सम्मेलन होता है जिसको नाम दिया गया Rio+5। Rio+5, उसको क्या नाम दिया गया, Rio+5। Rio+5 है ना, ये कब होता है, याद रखना है। Rio+5 कब होता है, तो 5 वर्ष बाद 1997 में, याद रखना है। यानी कि पहले पृथ्वी शिखर सम्मेलन के ठीक 5 वर्ष बाद, पहले पृथ्वी शिखर सम्मेलन के ठीक 5 वर्ष बाद में, तो ठीक 5 वर्ष बाद में क्या हो गया, 1997 हो गया। तो इसको नाम दिया गया Rio+5। Rio+5 है ना, ये कहाँ पे हुआ, Rio+5 कहाँ पर हुआ, तो Rio+5 आपका न्यूयॉर्क में होता है। कहाँ होता है, न्यूयॉर्क में। याद रखना, Rio+5 कहाँ संपन्न हुआ, न्यूयॉर्क में, 1997 में। उद्देश्य क्या था, Rio+5 का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था कि मित्रों जो 1992 में एजेंडा 21 तैयार किया गया था उसकी समीक्षा करना। याद रखना है, जो उद्देश्य था, जो 1992 में सतत विकास के लिए, सतत विकास हेतु
जो एजेंडा 21 तय किया गया था उसकी समीक्षा करना। जो विकास हेतु एजेंडा 21 की क्या करना, समीक्षा करना, समीक्षा करना। हमने 1992 में जो सतत विकास के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया था 21वीं सदी के लिए, उसकी समीक्षा करने के लिए Rio+5 सम्मेलन का क्या हुआ था, आयोजन हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है, ये पूछा जाएगा मित्रों कि एजेंडा 21 की समीक्षा निम्न में से कौन से रियो सम्मेलन में की गई थी, तो आपका जवाब होना चाहिए Rio+5 सम्मेलन में। याद रखना है कौन से सम्मेलन में की गई थी, Rio+5 सम्मेलन में। तो यहां से आपसे क्वेश्चन बन गया कि एजेंडा 21 की समीक्षा कौन से सम्मेलन में की गई थी, तो याद रखना है Rio+5 सम्मेलन में की गई थी। कि क्या 5 साल में 1992 से 1997 के बीच, क्या इन 5 सालों में हमने सतत विकास में क्या बदलाव किए हैं, एजेंडा 21 की कितनी अनुपालना हुई है, समझ में है ना। ये सब चीज़ें इसकी समीक्षा के लिए जो सम्मेलन समीट हुआ था उसका नाम है Rio+5। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका मेरे बच्चों, याद रखना है Rio+10। Rio+10 तो याद रखना है पहले पृथ्वी शिखर सम्मेलन के ठीक 10 वर्ष बाद, पहले पृथ्वी शिखर सम्मेलन के ठीक 10 वर्ष बाद, तो Rio+10 समीट कब हुआ, याद रखना है 2002 में। और कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ, जोहान्सबर्ग में। कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग में। याद रखना है कहाँ हुआ है, जोहान्सबर्ग में। याद रखना है अन्य नाम क्या था इसका, अन्य नाम, इस समीट का अन्य नाम क्या था, इस समीट का अन्य नाम था विश्व सम्मेलन। याद रखना है इसको बोला गया विश्व सम्मेलन, विश्व सम्मेलन। अब आपसे परीक्षा में प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है, विश्व सम्मेलन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एजेंडा 21 के लिए विश्व सम्मेलन निम्न में से कौन सा है, तो Rio+10। याद रखना है कौन सा है, Rio+10 याद रखना है आपको कि एजेंडा 21 के लिए निम्न में से कौन से सम्मेलन को विश्व सम्मेलन कहा गया है, तो आपको याद रखना है Rio+10 को कहा गया है। कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग में, और इसका अन्य नाम क्या है, विश्व सम्मेलन। याद रखना है मित्रों। अब अगली अगर मैं बात करूं तो अगला है आपका, अगले समीट की अगर मैं बात करूं तो अगला है आपका Rio+20। याद रखना है पहले रियो सम्मेलन के ठीक 20 वर्ष बाद, तो ठीक 20 वर्ष बाद में अगर मैं बात करूं तो कब हुआ, 20 वर्ष के बाद मैं बात करूं तो 2012 में, ठीक है ना। Rio+20 समीट 2012 में। याद रखना है कहाँ हुआ, ये वापस हुआ रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो कहाँ पे है, ब्राज़ील में। समझ में है ना, कहाँ पे है, ब्राज़ील में। याद रखना है कब, 2012 में। कहाँ, रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील में। यह आपको ध्यान रखना है। इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम याद रखना, परीक्षा में कहीं न कहीं पूछा जाएगा, द फ्यूचर वी वांट। द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी वांट, ये इसकी थीम थी। ये आपको ध्यान रखना है। इसका अन्य नाम क्या था, इस सम्मेलन का अन्य नाम, या इस सम्मेलन को किसकी संज्ञा दी गई थी, इसको कहा गया था संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन।
संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन, क्या नाम था इसका? संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन। इसको संज्ञा दी गई संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन। और इस सम्मेलन में बल किस पर दिया गया? रियो +20 में बल किस पर दिया गया? तो याद रखना ग्रीन इकोनॉमी पर, ग्रीन इकोनॉमी पर याद रखना। इसमें किस पर बल दिया गया? ग्रीन इकोनॉमी पर। ग्रीन इकोनॉमी क्या होती है? ग्रीन इकोनॉमी का मतलब होता है कि जिस प्रकार से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वर्तमान में, ठीक है, उसको हम विकासशील की श्रेणी से विकसित श्रेणी में लाने का प्रयास करते हैं। ठीक उसी प्रकार से पर्यावरण भी हमारी एक इकोनॉमी है, पर्यावरण भी एक हमारी अर्थव्यवस्था है। इस पर्यावरण के विकास के लिए हम सतत रूप से कार्य करते हैं, सतत रूप से हम प्रयास करते हैं। समझ में आया ना? इसे बोला गया है ग्रीन इकोनॉमी। जिस प्रकार से हम हमारी अर्थव्यवस्था में जीडीपी है, जीएनपी है, समझ में आया ना, पर कैपिटल इनकम है, समझ में आया? तो इनको बढ़ाने के लिए हम लगातार प्रयास करते हैं, हमारे देश को विकासशील से निकालकर विकसित की श्रेणी में ले जाने का लगातार प्रयास करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो पर्यावरण है, उस पर्यावरण का भी हम क्या करते हैं? लगातार विकास करते हैं, इसको सुरक्षित रखने के लिए। समझ में आया? तो इसी को बोलते हैं ग्रीन इकोनॉमी। ठीक है, यानी कि पर्यावरण को बढ़ावा देना, हमारे पर्यावरण को, यानी कि एक इकोलॉजी को दूसरे इकोलॉजी के साथ में जोड़ना, अटैच करना, ठीक है, और उनको सुरक्षा प्रदान करना। एक पारिस्थितिक तंत्र को दूसरे पारिस्थितिक तंत्र के साथ में जोड़ना, समझ में आया ना, और उनको क्या करना? उनको बढ़ावा देना। यही आपकी क्या है? ग्रीन इकोनॉमी है। और याद रखना है, इसमें क्या किया गया है मेरे मित्रों? इसमें खास एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि 2016 से 2030 तक, 2016 से 2030 तक गोल 17 का क्या रखा गया था? लक्ष्य रखा गया था। अर्थात हम 17 बिंदु ऐसे हैं, इन 17 बिंदुओं पर हम क्या करेंगे? काम करेंगे। समझ में है ना? 17 बिंदुओं के ऊपर हम क्या करेंगे? काम करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अर्थात जो आपका सतत विकास है, इसके लिए हम ये 17 बिंदुओं पर क्या करेंगे? काम करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। और ये 17 बिंदु आपके कौन कौन से हैं, इनकी अपन चर्चा करेंगे। तो इससे पहले आपको मैं बता देता हूँ, जो भी विद्यार्थी हैं, डेट आपकी एक्सटेंड हो चुकी है मित्रों। डेट किसकी एक्सटेंड हो चुकी है? फॉर्म भरने की डेट और बढ़ गई है आपकी। ठीक है, और यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हो तो बिल्कुल फ्रेश बैच मेरा ज्योग्राफी का शुरू हो रहा है। ज्योग्राफी का मेरा बैच चल रहा था पहले, लेकिन मैंने पार्ट जैसे फिजिकल ज्योग्राफी है, कार्टोग्राफी है, थॉट है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी है, तो इसमें रोटेशन से पार्ट चल रहे हैं। नया पार्ट में आपका थॉट शुरू हो रहा है। जो विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं तो मेरी 12 बजे क्लास होती है अनअकैडमी पे, और एक आपका पेपर फर्स्ट, एक ही फीस में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे पीडीएफ मिलेगी, आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, लाइव टेस्ट दे सकते हैं, बहुत सारी आपको फैसिलिटीज़ यहाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो जो भी विद्यार्थी ज्योग्राफी, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, मेरी कम्युनिकेशन शैली आपको समझ में आता है, तो आप मेरे से ज्योग्राफी के लिए जुड़ सकते हैं। साथ में पेपर फर्स्ट के लिए भी जुड़ सकते हैं। पेपर फर्स्ट में भी आपको हायर एजुकेशन सिस्टम हुआ, रिसर्च एप्टीट्यूड हुआ, टीचिंग एप्टीट्यूड हुआ, लॉजिकल रीजनिंग हुई, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट वाला पार्ट हुआ, पॉलिटी गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट हुआ। ये टॉपिक आपको मैं बहुत अच्छे से कवर करवाऊंगा, बेहतरीन तरीके से करवाएंगे, और कहीं इससे बढ़िया ही करवा के देंगे, इससे अच्छा ही करवा के देंगे। तो आप मेरे साथ में वो विद्यार्थी भी जुड़ सकते हैं जिनका टारगेट दिसंबर है, वो विद्यार्थी भी जुड़ सकते हैं जिनका टारगेट जून 2021 है।
ठीक है ना, वो विद्यार्थी भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। इसके लिए कम से कम आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लें और रेफरल कोड आप मेरा यूज करें, राजेंद्र10 मेरा रेफरल कोड है। किसी भी मेरे भाई बहन को कोई समस्या है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा नंबर है। आपको कोई भी डाउट हो, ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई डाउट हो, पेपर फर्स्ट से रिलेटेड कोई डाउट हो, तो आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और 5 बजे मेरी डेली अनअकैडमी पे फ्री लाइव क्लास होती है, उस क्लास का भी आप आनंद ले सकते हैं। फ्री क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, समझो, आराम से पढ़ो। और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आपको कोर्स ज्वाइन करना है या नहीं करना है उसके बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपका कोई भी और जिज्ञासा हो उसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप दोनों पेपर हैं, पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट, दोनों के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो गोल अपन बात कर रहे थे गोल 17 की। गोल 17 इसमें 17 बिंदुओं के ऊपर कार्य करने की योजना बनाई गई थी, उसी को गोल 17 बोला गया है। 17 बिंदुओं में जैसे महत्वपूर्ण बताऊं आपको मैं, गरीबी उन्मूलन। कि साहब हम गरीबी क्या करेंगे, जब तक आप गरीबी उन्मूलन को, गरीबी खत्म नहीं करोगे, गरीबी खत्म नहीं करोगे, देश आगे नहीं बढ़ सकता। भुखमरी, गरीबी उन्मूलन, भुखमरी, स्वास्थ्य सुविधा, इन पर आपको क्या देना होगा, ध्यान देना होगा। इन बिंदुओं पर आपको क्या देना होगा, ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य सुविधा, इस पर ध्यान देना होगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान देना होगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर आपको क्या देना होगा, ध्यान देना होगा। स्वच्छता पर आपको ध्यान देना होगा, स्वच्छता पर ध्यान देना होगा। लैंगिक समानता पर आपको ध्यान देना होगा, लैंगिक समानता पर आपको ध्यान देना होगा। जल संरक्षण पर आपको ध्यान देना होगा, जल संरक्षण पर आपको क्या देना होगा, ध्यान देना होगा। समुद्री संसाधनों के संरक्षण पर आपको ध्यान देना होगा, समुद्री संसाधनों के संरक्षण पर आपको ध्यान देना होगा। संरक्षण पर आपको क्या देना होगा, ध्यान देना होगा। दूसरा, अगला, रोजगार पर आपको ध्यान देना होगा, रोजगार पर आपको ध्यान देना होगा। रोजगार के साथ साथ आपको आधारभूत ढांचे पर ध्यान देना होगा। अर्थव्यवस्था का आधारभूत ढांचे पर आपको ध्यान देना होगा, ढांचे पर आपको ध्यान देना होगा, जिसमें आपके क्या आता है, परिवहन, शिक्षा, संचार। परिवहन आता है, शिक्षा आती है, संचार आता है, स्वास्थ्य आता है, अन्य मूलभूत सुविधाएं, इन पर आपको क्या देना होगा, आधारभूत ढांचे पर ध्यान देना होगा। आपको समानता पर ध्यान देना होगा, आपको क्या देना है, समानता पर ध्यान देना होगा। समाज में जो असमानता है उसको समाप्त करके आपको समानता पर क्या देना होगा, बल देना होगा। ये आपको ध्यान रखना है। जलवायु परिवर्तन पर आपको फोकस करना होगा, जलवायु परिवर्तन पर फोकस करना होगा। ऐसे ये 17 बिंदु थे कुल मिला के। जलवायु परिवर्तन पर आपको फोकस करना होगा मेरे मित्रों, और आपको वैश्विक भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा। वैश्विक भागीदारी को क्या करना होगा, सुनिश्चित करना होगा, सुनिश्चित करना होगा। वैश्विक भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो समुद्री संसाधनों का संरक्षण मैंने बता दिया। जैव विविधता का संरक्षण करना होगा, जैव विविधता का संरक्षण करना होगा, जैव विविधता का संरक्षण करना होगा। यानी कि इसमें बोलूं, इकोलॉजी पर ध्यान देना होगा, इकोसिस्टम पर आपको ध्यान देना होगा, एनवायरनमेंट पर आपको ध्यान देना होगा,
एनवायरनमेंट पर आपको क्या देना होगा, ध्यान देना होगा। इस प्रकार से एक ये गोल 17 निर्धारित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है मित्रों, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, सारी की सारी जो मैंने पढ़ाई है आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। एक छोटा सा बिंदु था ये सतत विकास। तो सिंपल सी बात याद रखना, सतत विकास के लिए रियो +5, रियो +10, रियो +20, एक 1992 का समिट आपको याद रखना है। एजेंडा 21 की थोड़ी सी जानकारी रखनी है कि होता क्या है ये। 21वीं सदी समझ में आए ना, के लिए मास्टर प्लान तैयार करना, और सतत विकास की परिभाषा याद रखनी है, और गोल 17 याद रखना है, और द फ्यूचर वी वांट ये थीम आपको याद रखनी है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछने की पूरी उम्मीद है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा बहुत बढ़िया तरीके। क्लास को शेयर कर दिया करो दोस्तों, लाइक भी कर दिया करो, कोई डाउट हो तो कमेंट कर दिया करो। नंबर मैंने आपको दे दिया है, आप वहाँ से भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ रहे मित्रों। बाकी की बात अपन कल की क्लास में, कल नए टॉपिक के साथ में अपन इसको शुरू करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, बाय।